नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पीजीटी के पेपर में जो है उस तरह के क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। एलाइड के एग्जाम में इस तरह के 40-50 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी पेपर 1 का एग्जाम है, एलाइड का एग्जाम है, एचएएस का एग्जाम है, हिमाचल का कोई भी एग्जाम है, आपकी हेल्प जो है वो हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को अभी स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। 2024 में जारी किया गया ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें बोलते हैं भारत का क्या जो था वो स्थान रहा। अब देखिए कोई भी इंडेक्स जब भी जारी किया जाता है तो वो इंडेक्स उसमें इंडिया का रैंक और टॉप कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन है यहाँ पर इंडिया के रैंक को लेकर। तो इंडिया का रैंक रहा इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 159 जो है वो इंडिया का रैंक रहा। हम डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट आपने ये ध्यान रखना है किसके द्वारा जारी किया जाता है। हर साल जो है वो जारी किया जाता है। तो 2024 में जब ये जारी किया गया तो देखा गया कि 159 इंडिया का जो है वो यहाँ पर रैंक है। परंतु हमें ये जो रैंक देखने को मिला ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लास्ट टाइम जब इंडिया का रैंक था यहाँ पर तो 161 इंडिया का लास्ट टाइम रैंक था 2023 में। इस वर्ष 159 रैंक जो है वो इंडिया का आया है, तो इंप्रूवमेंट हुई है। परंतु हम बात करें स्कोर में तो इंडिया का स्कोर जो है वो गिरा है। यहाँ पर गिरा कैसे है, पहले ये 36.62 था, अभी ये जाकर 31.28 जो है वो हो गया है। इसमें स्कोरिंग की जाती है, उस हिसाब से इंडिया का स्कोर पूछा जाए तो 31.28% है 2024 में। और स्कोर जो है वो ड्रॉप्ड हुआ है, परंतु रैंकिंग में जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बाकी की कंट्रीज थी ना उनके रैंक जो है वो नीचे आ गए हैं, तो इंडिया खुद ही ऊपर चला गया, ऐसा देखने को यहाँ पर मिला। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें इंडिया का रैंक, इंडिया का स्कोर, बाकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने यहाँ पर बताई वो सारी ध्यान रखनी है, कौन इसको जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो भी यहीं से रिलेट करता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, बस ये जस्ट प्रैक्टिस फॉर्मेट है एक कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन किसी और तरह से पूछा जाए तो क्या करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं विच कंट्री एमर्ज्ड ऑन द टॉप 3 ऑफ द 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो बोलते हैं कि विश्व प्रेस ये जो स्वतंत्रता सूचकांक है 2024 का, इसमें टॉप 3 की कंट्रीज आपको बतानी है। तो टॉप 3 की कंट्रीज इसमें कौन कौन सी रही। नॉर्वे इसमें सबसे पहले नंबर पर आया, दूसरे नंबर पर इसमें स्वीडन आया, दूसरे नंबर पर डेनमार्क जो है वो आया, डेनमार्क दूसरे नंबर पर आया, और तीसरे नंबर पर जो है वो स्वीडन आया। तो इसी हिसाब से नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एक चीज़ें जानते हैं। नॉर्वे का पहला रैंक रहा है, डेनमार्क का सेकंड, स्वीडन का तीसरा रैंक रहा है। इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान का रैंक रहा है 152, श्रीलंका की बात करें तो 15 रैंक रहा है, अगर नेपाल की बात करें तो 74 रैंक रहा है, मालदीव्स की बात करें तो 106 रैंक रहा है, अफगानिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, अफगानिस्तान का रैंक 178 रहा है, बांग्लादेश की भी हालत इंडिया से ख़राब ही है, 165 रैंक रहा है, म्यांमार की भी हालत काफ़ी ख़राब है, यहाँ पर 171 रैंक जो है वो म्यांमार का देखने को मिला है। ठीक है जी, तो ये पड़ोसी जो हमारे देश हैं उनका रैंक आपने यहाँ पर जान लिया। इस तरह का कल क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था। कल हमने जो मार्च महीने का डिस्कशन किया था अभ्यास सीरीज में, वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था। हमने क्या जाना था वहाँ पर, हमने जाना था 2024 का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप 3 की कंट्रीज कौन कौन थी, तो उसमें पहले नंबर पर फिनलैंड था, दूसरे नंबर पर डेनमार्क था, और तीसरे नंबर पर आइसलैंड कंट्री थी। ये जो था वो टॉप 3 की कंट्री थी। और इंडिया का क्या रैंक रहा था, इंडिया का रैंक हमने 126 जो था वो वहाँ पर देखा था। 126 रैंक इंडिया का वहाँ पर था 2024 में। अब देखो ये इंडेक्स निकाला जाता है तो जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया था, तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो कब मनाया जाता है, वो मार्च 20 को जो है वो मनाया जाता है। मार्च 20 को जो है ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो मनाया जाता है। चलो सही बात है, हम यहाँ पर प्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रेस से रिलेटेड भी क्या कोई इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। देखो प्रेस से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, और उस इंपॉर्टेंट डे का नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, ये जो है वो मई महीने में मनाया जाता है। 3 मई को जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।
ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए यहाँ से, और रिलेट करके याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, याद भी लंबे टाइम तक रहेंगे, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बोलते हैं रिसेंटली विद विच अफ्रीकन कंट्री NPCI साइंड एंड एग्रीमेंट फॉर UPI लिंक इंस्टेंट पेमेंट सर्विस। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ जो है वो जो हमारा NPCI है इसके द्वारा जो है वो UPI जैसी एक प्रणाली बनाने के लिए, इनके UPI जैसा जो सिस्टम है वो बनाने के लिए जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री के साथ इन्होंने समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किस कंट्री के साथ जो है वो किए गए हैं, ये नाम्बिया कंट्री के साथ किए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो UPI सिस्टम है, देखो UPI सिस्टम बहुत फेमस है। हमारा UPI सिस्टम इतना फेमस है कि हमने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भी जो था वो इसको लेकर एग्रीमेंट जो था वो साइन किए। जैसे कि हाल फिलहाल में श्रीलंका मॉरिशस के साथ जो था वो एग्रीमेंट, श्रीलंका मॉरिशस के साथ एग्रीमेंट किया गया था, या फिर यूँ कहें कि UPI को जो था वो लॉन्च किया गया था श्रीलंका और मॉरिशस ने। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें ये ऑलरेडी जो है वो लॉन्च हो चुका है। वो कौन कौन सी कंट्री हैं जिनमें ये पहले से ही जो है वो लॉन्च हो चुका है? देखिए, जैसे कि नेपाल हो गया, सिंगापुर हो गया, UAE हो गया, फ्रांस हो गया, भूटान हो गया, इन कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी जो है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है जी। अभी नाम्बिया जो कंट्री है ना, यहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम जो है वो बनाने के लिए जो है वो बात की गई है। अगर हम UPI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो देखो UPI के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। UPI का पूरा नाम क्या है? UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आपने ध्यान रखना है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये जो NPCI है ना, इसने UPI को डेवलप किया था। NPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और कब डेवलप किया था? 2016 में जो था वो इसको डेवलप किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और अब तो आपको पता है कि UPI की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। UPI के थ्रू ही जो है वो छोटी छोटी पेमेंट्स आप करते हैं, छोटे छोटे कुछ भी परचेज करना हो UPI के थ्रू इजीली कर देते हैं पेमेंट। फिर अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं मुल्ला पेरियार डैम हैज़ बीन अ लॉन्ग पेंडिंग इशू बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स। तो बोलते हैं कि जो मुल्ला पेरियार बांध है ना, ये दो कंट्रीज़ के बीच में है जो है वो काफ़ी समय से एक लंबित मुद्दा है। परंतु वो दो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जिनके बीच में ये मुल्ला पेरियार डैम का इशू जो है वो काफ़ी जो है वो लंबे टाइम से चला हुआ है। देखो, ये जो मुल्ला पेरियार है ना, ये डैम जो है वो केरला में स्थित है, बॉर्डर जैसे पे स्थित है तमिलनाडु और केरला के। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में ना ये डिस्प्यूट का रीज़न है। डिस्प्यूट छोटी छोटी बातों को लेकर जो है वो, पानी आपको पता है सबसे कीमती एक जो है वो खजाना है, और पानी को लेकर बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे स्टेट जो हैं वो लड़ते रहते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अलग अलग नदियों के पानी को लेकर जो है वो लड़ाई जिनकी चली हुई है, डिस्प्यूट चले हुए हैं। यहाँ पर ऐसे ही हम कुछ जानेंगे, जैसे कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के बीच में है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के बीच में है। राबी वाटर डिस्प्यूट है, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो है वो इन्वॉल्व है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट है, इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। तो और भी बहुत सारे वाटर डिस्प्यूट हैं इंडिया में, परंतु हमने इंपॉर्टेंट वन जो है वो जान लिए। इंडिया में तो है ही। इंडिया का देखो पाकिस्तान के साथ भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो खिटपिट जो है वो रहती है पानी को लेकर, तो चाइना के साथ रहती है। पाकिस्तान के साथ हम बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो चर्चा में आती है। फिर इस ट्रीटी को जो था वो इंडिया और पाकिस्तान ने 1960 में जो था वो साइन किया था। 1960 में साइन किया था, परंतु क्वेश्चन पूछने वाला ना अब 1960 नहीं पूछेगा, ये तो बड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया है। वो पूछ लेगा कि एग्जैक्टली कब और कहाँ पर साइन की गई थी। देखो, ये कराची में साइन की गई थी और सितंबर 1960 को जो था ये क्या की गई थी, सितंबर 1960 को जो था ये लॉन्च की गई थी, या फिर ये जो था वो साइन की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है जी। और इसको लेकर तो क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में भी है, तो टेस्ट सीरीज अगर आपने प्रैक्टिस की है तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, परंतु वो थोड़ा डिटेल में है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन। तो बोलते हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है हर वर्ष मनाया जाता है, परंतु कब जो है ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे प्रत्येक वर्ष मई 1 को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसको मई डे भी कहते हैं क्योंकि मई की पहली तारीख को ही ये मनाया जाता है, तो इसको मई डे भी जो है वो कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल लेबर डे के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन संभवतः बन जाते हैं एग्जाम में। देखो, ये जो है
क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनको जो है वो याद रखा जा सके, उनको जो है एक रिस्पेक्ट मिल सके, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। लेबरर के प्रति ये है, ठीक है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो, चाहे कोई भी देश है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, हर एक कंट्री में जो है वो लेबरर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। परंतु ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर यही पूछ ले कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। 3-4 डे और पूछ लेगा, मैच करने को दे देगा, चलो ठीक है वो भी आप कर देंगे। इंटरनेशनल लेबर डे की थीम भी इंडिविजुअली पूछी जा सकती है। तो 2024 में इसकी थीम क्या थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थीम इसकी थीम थी एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट। देखो, एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन चेंजिंग क्लाइमेट जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। और अभी आप देखेंगे तो सबसे एमर्जिंग इशू क्या है किसी भी कंट्री के लिए? क्लाइमेट चेंज सबसे एमर्जिंग इशू जो है वो किसी भी कंट्री के लिए है। और लेबर तो आपको पता है कि धूप हो, इनको तो बड़ी धूप में काम करना पड़ता है, तो इनके अलग से जो है वो अपने जो है इश्यूज रहते हैं जिनके लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसकी थीम ध्यान रखना। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट डे मई महीने का वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूना डे मई महीने की 2 तारीख को जो है वो मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये मई महीने की 3 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। मई 3 को जो है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये इंपॉर्टेंट डे अभी तक जो हुए वो हमने जान लिए। हमने महाराष्ट्र के बारे में भी जाना था। महाराष्ट्र के बारे में हमने कहाँ पर जाना था? टेलीग्राम पर मैंने जो था वो क्विज पोस्ट किया था। 1 मई को जो था वो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डे जो है वो मनाया जाता है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट का गठन जो था वो हुआ था, ऑफिशियली इसको फॉर्म किया गया था मई 1, 1960 को। तो 1 मई को जो है वो महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है। जैसे कि हिमाचल डे मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र डे भी आपने ध्यान रखना है कि कब जो है ये मनाया जाता है, कब महाराष्ट्र की जो था वो स्थापना की गई थी, वो भी पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो बोलते हैं हाल ही में किस संगठन को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जो है वो नवरत्न का स्टेटस दिया गया। ये नवरत्न, ये स्टेटस हैं अलग अलग कंपनीज को दिए गए उनके प्रभाव को देखते हुए। तो नवरत्न का अगर हम बात करें कि नवरत्न स्टेटस जो है वो किसको दिया गया है, तो नवरत्न स्टेटस की आपने ध्यान रखनी है कि IREDA को दिया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। IREDA को दिया गया है। ये IREDA है क्या? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ये एक, इसको ये स्टेटस दिया गया है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत जो था उसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और ये आपने ध्यान रखना है कि नवरत्ना स्टेटस जो है वो इसको दिया गया है। ठीक है जी, नवरत्ना स्टेटस जो है वो दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि नवरत्ना स्टेटस कंपनीज भी हमारे पास क्या कोई और है? बिल्कुल जी, नवरत्ना स्टेटस कंपनीज भी हमारे पास है। लगभग 14 के आसपास ये कंपनीज हमारे पास हैं। एक तो है SCI कंपनी, और SCI का पूरा नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक है REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। एक है RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। एक है PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक है OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक है NLCIL, तो ये NLC इंडिया लिमिटेड है, ये आपने ध्यान रखना है। एक NMDC है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक NBCC है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉरपोरेशन। एक है नाल्को NALCO, नाल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। एक MTNL है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। एक हॉल है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक EIL है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। एक BEL है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एक है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCL आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिनको नवरत्ना स्टेटस जो है वो इंडिया में मिल चुका है। नवरत्ना, महारत्ना, ये स्टेटस वाली कंपनियां आपको पता होनी चाहिए। अभी किसको दिया गया है? अभी IREDA को दिया गया है, तो वो इम्पोर्टेंट हो गया। डाउट मत रखना आप कोई भी मन में, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। तो यूनिसेफ इंडिया के लिए जो है नेशनल एम्बेसडर फॉर इंडिया जो है वो बनाए गए हैं। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है पहले ये आपको पता होना चाहिए। देखो, यूनिसेफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक, और इसका पूरा नाम है
यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये आपने ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो है वो इसका नाम है। और यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे जो है वो नियुक्त किया गया है, तो वो करीना कपूर को जो है वो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। करीना कपूर जो है वो यूनिसेफ की जो है वो नेशनल एम्बेसडर जो है वो बनी है इंडिया के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। यूनिसेफ की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, किसकी स्थापना कब की गई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। देखो, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, तो 1946 में दिसंबर 11 1946 को इसकी स्थापना जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना। साथ में ही इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात कर लें कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है यूनिसेफ इंडिया का, तो न्यूयॉर्क में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई वो आपने ध्यान रखना। बहुत सारी हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, परंतु अभी यूनिसेफ चर्चा में थी। इसके जो इन ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया बनाई गई हैं वो करीना कपूर को बनाया गया है। इनका नाम आपने ध्यान रखना है, इतना सा काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी का पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। और देखो, जितनी आप टेस्ट सीट जो है प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी समझ आपकी बढ़ेगी और उतनी ही हेल्प आपको एग्जाम में मिलेगी। एग्जाम क्रैक करने में हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा। और डेफिनेटली जब अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर आप करेंगे तो एक रैंक भी जो है वो आपको अच्छा मिलेगा और नौकरी मिलने की संभावना जो है पूरी बन जाती है। तो ईमानदारी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प जो है वो मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इन विच आइलैंड ऑफ जापान द एंट्री ऑफ वुमेन इज बैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी के एग्जाम के लिए। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, अभी ही अगर पूछा गया तो सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन, इनके 2 नंबर सीधे आपके पक्के करेगा। बोलते हैं कि जापान के किस द्वीप पर जो है वो महिलाओं का प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित है। तो जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनोशिमा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये ओकिनोशिमा आइलैंड ऐसा आइलैंड है जहां पर महिलाओं का जो एंट्री है, महिलाओं की जो एंट्री है वो बैन है, ये आपने ध्यान रखना है। देखो, जापान का ये जो आइलैंड है ना, ये जो ओकिनोशिमा एक आइलैंड है, ये जो है वो यूनेस्को की जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है वो उसमें भी आता है। इसमें जो है वो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्राचीन शिंटो परंपरा के अनुसार जो है महिलाओं के प्रवेश पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया है। इस द्वीप को जो है वो स्थानीय जो वहाँ की एक मुनाताका जनजाति है उसके द्वारा पवित्र माना जाता है और इसी शुद्धता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर प्रतिबंध जो है ये लगाया गया है। कहा जाता है कि द्वीप पर जो है जो मैन है, पुरुष जो होते हैं जहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं, वो समुद्र को जो है वो देवी रूप में जो है पूजा करते हैं। और ओकिनोशिमा महिलाओं का यहाँ पर बैन है। तो अब ओकिनोशिमा पूछा गया है तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता इन 2 नंबर से आपको। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर हु एस्टेब्लाइज्ड द गदर पार्टी। तो बोलते हैं कि ये जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी। अगर हम बात करें कि गदर पार्टी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम जानेंगे। गदर पार्टी की स्थापना जो था वो लाला हरदयाल के द्वारा जो था वो की गई थी। लाला हरदयाल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एनटी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है वो एलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एचएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपने ध्यान रखना है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने जो था वो की थी। अब कब इस पार्टी की स्थापना की गई थी? 1913 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और इसका टारगेट क्या था, इसका एम क्या था इसको बनाने का? वही था कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया में चल रहा था उसको उखाड़ फेंकना, यहाँ से उनके द्वारा जो अलग अलग प्रोग्राम्स अपनाए जाते थे लोगों को या फिर इंडिया के सोर्सेज को यूटिलाइज करने के, एक्सप्लॉइट करने के, तो उनको यहाँ से निकाल देना, यही इसका एक टारगेट बनाया गया था, यही इसका एम था। यहाँ पर 1913 में ये पार्टी बनाई जाती है। एक कोमागाटामारू प्रकरण भी होता है, वो 1914 में जो है वो देखने को मिलता है। 1914 के बाद हमें देखने को मिलता है कि गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से जो है वो आ जाते हैं। गांधी जी जो है वो कब साउथ अफ्रीका से आते हैं? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से जो इंडिया जो आते हैं वो 1915 में जो है वो आते हैं। 9 जनवरी को जो है ये आते हैं, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। फिर गांधी जी के अलग अलग आंदोलन यहाँ पर चल पड़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन हुआ था, फिर रॉलेट एक्ट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें जो था वो हुई। गांधी जी का डांडी मार्च हो गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुए, तो ये सारे पता होने चाहिए
आपको किस तरह से जो था वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो था ये सारी चीज़ें हुई थी, चाहे वो नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया हो गया, वो सारे आपने ध्यान रखने हैं। क्या गदर पार्टी या फिर इस गदर आंदोलन को हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी आप कैसे याद रखेंगे? देखो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में आप मंडी कॉन्स्पिरेंसी के साथ जोड़ेंगे आप इसको। मंडी कॉन्स्पिरेंसी जो कि 1915 में जो था वो हुई थी, ये जो था वो गदर पार्टी से ही जो था वो प्रभावित थी। गदर पार्टी से का इसमें काफ़ी प्रभाव देखने को मिला था, यहीं से इसके नेता प्रभावित हुए थे और फिर ये आंदोलन मंडी में चला था, जिसको मंडी कॉन्स्पिरेंसी का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। उससे पहले अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अलाइड सर्विसेज एक अच्छा मौका है आपके लिए। देखो अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक तो आप में देखो अलाइड एग्जाम को लेकर क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरह से आपको एग्जाम क्रैक करना है, किस तरह से क्या होगा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ जो है बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम है। ऑनेस्टली अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी और खुद ब खुद जो है वो आपको अपनी स्टडी में, आपको अपनी तैयारी में जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र भी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं विच स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन टच चाइना बॉर्डर। तो बोलते हैं कि भारत संघ के कौन से राज्य चीन के साथ सीमा जो है वो साझा करते हैं या चीन के साथ जिनकी सीमा जो है वो लगती है। अगर हम चीन के साथ बाउंड्री की बात करते हैं कि चीन के साथ जो है वो कौन कौन से स्टेट इंडिया की बाउंड्री शेयर करते हैं, तो देखो इंडिया की बाउंड्री चीन के साथ शेयर करते हैं और कितनी किलोमीटर शेयर करते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो एक तो देखो लद्दाख जो है वो शेयर करता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जहाँ पर लद्दाख नहीं है उस ऑप्शन को काट दीजिए। लद्दाख तो ऑप्शन सी में नहीं है, इसको आप काट दीजिए। लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा अपना हिमाचल भी जो है बाउंड्री टच करता है, अब जहाँ पर हिमाचल नहीं है उसको भी काट दीजिए, ऑप्शन बी कट हो जाएगा। तीसरा अगर आप देखेंगे लद्दाख और हिमाचल के अलावा उत्तराखंड की बाउंड्री भी जो है वो यहाँ पर लगती है, तो उत्तराखंड इन दोनों ऑप्शंस में है। उत्तराखंड के अलावा सिक्किम यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है, सिक्किम भी दोनों ऑप्शंस में है। और सिक्किम के अलावा जो है वो अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश ये बाउंड्री शेयर करते हैं। लद्दाख लद्दाख चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर देखें 3488 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश के तो कई बार चाइना ना अपने नाम भी दे देता है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ गाँवों को अपने नाम दे देगा, वहाँ पर अपनी कॉलोनी स्टेबलाइज करने की बात कह देगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देखते हुए ये चाइना करता है। दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्री लगती है उसको मैकमोहन का नाम जो है वो दिया गया है। मैकमोहन नाम उसको दिया गया है जो चाइना और इंडिया के बीच में बाउंड्री लगती है। चलो ये तो चाइना के बारे में क्लियर हो गया। इंडिया ना नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल के साथ भी इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, परंतु कितनी किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है और कौन कौन से स्टेट इंडिया के बाउंड्री शेयर करते हैं, तो देखो लगभग 1850 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से इंडियन स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, एक तो उत्तराखंड हो जाएगा, एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन कौन से, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एक बिहार जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करता है और सिक्किम जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। क्वेश्चन पूछने वाला कई बार क्या करेगा, वो पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे इंडियन स्टेट हैं जो उत्तराखंड, जो चाइना और नेपाल दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो कौन कौन, एक उत्तराखंड, एक सिक्किम, ये दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और इंडिविजुअल वे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से करते हैं। इंडिया भूटान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। भूटान के साथ इंडिया लगभग चार ऐसे स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। एक वेस्ट बंगाल हो गया, वो आपने ध्यान रखना है, एक असम हो गया, वो आपने ध्यान रखना है, एक सिक्किम हो गया, वो आपने ध्यान रखना है, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, वो आपने ध्यान रखना है। तो ये 4 इंडियन स्टेट भूटान के साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। अब भूटान की बाउंड्री का भी पता होना चाहिए कि भूटान के साथ जो है कितने किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। लगभग 699 किलोमीटर लंबी बाउंड्री जो है वो भूटान के साथ शेयर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, ये आपने कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लास्ट एडिशन जो उत्तीर्ण सीरीज की थी इससे पहले वाली, उसमें हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, अभी आप कमेंट करके बताएंगे। टेलीग्राम पर क्विज़ प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।